दोस्तों, स्वागत है आपका अर्थशास्त्र की इस स्मार्ट क्लास में। दोस्तों, आज हम अर्थशास्त्र के पाठ 3 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है मुद्रा और साख। इस वीडियो लेक्चर में हम मुद्रा और साख पाठ के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगी, जिसका आपको मुझे उत्तर बताना है। उसके बाद मैं आपको उन प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी जिनमें केवल उनकी मूल बातें या फिर उनके मूल बिंदु शामिल होंगे और उनके सहारे से आप अपने पेपर में प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कोई 3 सीमाएं बताइए। तो चलिए दोस्तों, पहले आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताइए और फिर मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर बताऊंगी। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर बताती हूँ। वस्तु विनिमय प्रणाली की बहुत सी सीमाएं हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली की पहली सीमा ये है कि ये दोहरे संयोग की शर्त को पूरा करता है और उसके पूरे किए बिना हम वस्तु विनिमय प्रणाली को इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि दोहरे संयोग की शर्त क्या थी। दोहरे संयोग की शर्त में हमें एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होता है जिसके पास वही वस्तु हो जिसकी हमें जरूरत हो और वो हमारी वस्तु खरीदने के लिए तैयार हो। दोस्तों, वस्तु विनिमय प्रणाली की दूसरी सीमा ये है कि इसमें धन या मूल्य के संचयन में कठिनाई आती है। दोस्तों, वस्तु विनिमय प्रणाली की तीसरी सीमा ये है कि ये अविभाज्य वस्तु का विनिमय नहीं कर पाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई वस्तु आधी या 1.5 या फिर 2.5 के रूप में हम विनिमय नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इसका एक उदाहरण ये है कि अगर मान लीजिए किसी किसान को 20 किलो गेहूं के बदले 1 कोट मिलता है और उसके पास 30 किलो गेहूं है, तो वो अपने सारे गेहूं के बदले 1.5 कोट नहीं खरीद सकता है, क्योंकि आधा कोट उसके किसी काम का नहीं होगा। इसलिए अविभाज्य वस्तुओं का विनिमय वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत ही कठिन होता है। दोस्तों, इसकी चौथी सीमा ये है कि वस्तुओं को हम भविष्य में प्रयोग के लिए संग्रहित नहीं कर सकते। दोस्तों, इसका अर्थ ये हुआ कि कुछ वस्तुएं जो नाश्वर होती हैं, जैसे कि दूध, दही, घी, उनको हम लंबे समय तक संग्रहित नहीं कर सकते और उनके साथ दूसरी वस्तुओं का विनिमय करना बहुत मुश्किल हो जाता है लंबे समय में। वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य निर्धारण व विनिमय में कठिनाई आती है। ये भी वस्तु विनिमय प्रणाली की एक सीमा है। चलिए दोस्तों, अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या क्या कार्य करता है। दोस्तों, इस प्रश्न में आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य बताने हैं। तो चलिए दोस्तों, बताइए इस प्रश्न का उत्तर। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर बताती हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ प्रमुख कार्य हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार की ओर से मुद्रा जारी करती है। दूसरा कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये है कि वे बैंकों और समितियों की कार्य प्रणाली पर नजर रखता है। दोस्तों, इसी के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों के लिए ब्याज की दरों व ऋण की शर्तों पर भी निगरानी रखता है और इनको निर्धारित भी करता है। दोस्तों, इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस बात की भी सूचना देता है
और अपने पास रखता है कि बैंक कितना नगद अपने पास शेष रखेगा और कितने पैसे को या नगद को वो साख के रूप में लोगों को देगा। ऋण किस प्रकार वितरित किए जा रहे हैं, इस पर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नजर रखता है। चलिए दोस्तों, अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अनौपचारिक ऋण के स्रोतों की महत्ता बनी हुई है, ऐसा क्यों है? कोई 3 कारण दीजिए। चलिए दोस्तों, बताइए कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों आज भी अनौपचारिक ऋण के स्रोतों से ही ऋण लिया जाता है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर बताती हूँ। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अनौपचारिक ऋण के स्रोतों की महत्ता बनी हुई है क्योंकि ग्रामीण लोग समर्थक ऋणाधार नहीं जुटा पाते हैं, जिससे उन्हें बैंकों से ऋण नहीं मिल पाता है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में समर्थक ऋणाधार के बारे में जाना था। समर्थक ऋणाधार वो वस्तुएं होती हैं जिनको हम ऋण लेने के लिए गिरवी रखते हैं। ऐसी वस्तुएं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग नहीं जुटा पाते हैं और इसी के कारण उन्हें बैंकों से ऋण नहीं मिलता है और उन्हें अनौपचारिक ऋण बिना समर्थक ऋणाधार के मिल जाते हैं और इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में अनौपचारिक ऋण की महत्ता बनी हुई है। दोस्तों, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में औपचारिक ऋण स्रोतों का विस्तार नहीं हो पाया है। यह स्रोत अभी भी ग्रामीण लोगों की पहुंच से दूर है। दोस्तों, बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पर एक भी बैंक नहीं है या कोई भी ऋण प्रदान करने के लिए शाखा नहीं है। इसी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अनौपचारिक ऋण के स्रोतों पर अपनी महत्ता बनाए हुए हैं। दोस्तों, इसके अलावा ग्रामीण लोग औपचारिक स्रोतों से प्राप्त ऋण के लिए आवश्यक कागजात भी जुटा नहीं पाते हैं, जिससे उन्हें ऋण नहीं मिल पाता है। जबकि दोस्तों, अनौपचारिक क्षेत्र से उन्हें ऋण बहुत आसानी से मिल जाता है क्योंकि वहां पर कोई भी कागजात या ऐसी कागजी कार्यवाही नहीं की जाती है। दोस्तों, इन तीनों ही कारणों की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में अनौपचारिक ऋण के स्रोतों की महत्ता बनी हुई है। चलिए दोस्तों, अब अपने चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है कि ऋण के औपचारिक व अनौपचारिक स्रोतों में कोई 4 अंतर बताइए। तो चलिए दोस्तों, अब आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताइए, उसके बाद मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर बताऊंगी। आइए दोस्तों, अब मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर बताती हूँ। दोस्तों, ऋण के औपचारिक स्रोत और ऋण के अनौपचारिक स्रोतों के बीच कोई 4 अंतर इस प्रकार है। ऋण के औपचारिक स्रोत वो होते हैं जो सरकार के द्वारा पंजीकृत होते हैं, जैसे कि बैंक और सहकारी समितियां। दोस्तों, इसी के साथ ऋण के अनौपचारिक स्रोत वे होते हैं जो सरकार के द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं, जैसे कि साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार आदि। दोस्तों, ऋण के औपचारिक स्रोत ऋण को एक निश्चित ब्याज दर पर ही देते हैं और इसी के विपरीत ऋण के अनौपचारिक स्रोत ऋण एक निश्चित ब्याज दर पर नहीं देते हैं, बल्कि वो उच्च ब्याज दर पर लोगों को ऋण मुहैया कराते हैं और साथ ही साथ उनकी ब्याज दर भी बढ़ती या घटती रहती है। दोस्तों, औपचारिक ऋण के स्रोतों से ऋण लेने पर कोई भी शोषण नहीं होता है, परंतु दोस्तों इसके विपरीत जब अनौपचारिक ऋण के स्रोतों से ऋण लिया जाता है तो ये देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों या फिर जो बहुत गरीब या फिर पिछड़ी हुई जाति से आते हैं उन लोगों का शोषण
साहूकार, व्यापारी या रिश्तेदारों द्वारा किया जाता है, क्योंकि ये लोग समय पर ऋण को वापस नहीं कर पाते हैं या फिर ऋण जाल में फंस जाते हैं। दोस्तों, ऋण के औपचारिक स्रोतों की निगरानी आरबीआई करता है और इनका उद्देश्य सामाजिक कल्याण के लिए ऋण प्रदान करना होता है। ऋण के अनौपचारिक स्रोतों की निगरानी आरबीआई या कोई और सहकारी समितियां नहीं करती है और इनका उद्देश्य केवल लाभ कमाना होता है और लाभ कमाने के चक्कर में ये लोगों का शोषण करते हैं। चलिए दोस्तों, अब अपने 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है कि स्वयं सहायता समूह क्या है और गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह के संगठन के पीछे का मूल विचार क्या है। दोस्तों, इसे आपको अपने शब्दों में लिखना है और इसकी व्याख्या करनी है। तो चलिए दोस्तों, मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताइए। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर बताती हूँ। दोस्तों, स्वयं सहायता समूह का प्रचलन अभी बहुत नया है। अब जानते हैं कि स्वयं सहायता समूह होता क्या है। दोस्तों, इस प्रकार के समूह या ग्रुप में लोगों का एक छोटा सा समूह होता है जिसमें 15 से 20 सदस्य होते हैं। सभी सदस्य यहाँ पर कुछ ना कुछ पैसा जमा करते हैं और ये सभी सदस्य अपने जमा किए हुए पैसों को इकट्ठा करते हैं। दोस्तों, उसके बाद इस जमा की हुई रकम से वो किसी भी सदस्य को छोटी राशि का कर्ज दे देते हैं। दोस्तों, फिर वह स्वयं सहायता समूह उस राशि पर ब्याज लेता है जिसे उसने किसी सदस्य को कर्ज के रूप में दिया है। इस तरह के कर्ज के सिस्टम को माइक्रो फाइनेंस कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं स्वयं सहायता समूहों के पीछे का मूल विचार। गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूहों के पीछे का मूल विचार उन्हें वित्तीय क्षेत्रों में स्वयं सहायता के लिए ऋण प्रदान करना है। दोस्तों, एक स्व सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को शामिल करने वाला एक छोटा समूह है जो अपनी बचत को इकट्ठा करते हैं और इन पर सदस्यों को अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा लगाए गए ब्याज दर से कम दर पर ऋण देते हैं। दोस्तों, यदि स्वयं सहायता समूह 1 वर्ष से अधिक समय तक कार्य करता है तो ये बैंकों से ऋण के लिए पात्र हो जाता है। दोस्तों, फिर ऐसे ऋणों का उपयोग गरीबों के लिए अवसर पैदा करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार वे आर्थिक रूप से उन्नत हो जाते हैं और साहूकारों पर ऋण के लिए निर्भर नहीं होते हैं। चलिए दोस्तों, अब अपने छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा छठा प्रश्न है कि भारत में औपचारिक ऋण क्षेत्र को विस्तृत करना क्यों आवश्यक है। चलिए दोस्तों, पहले आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताइए, उसके बाद मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर बताऊंगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं औपचारिक ऋण क्षेत्रों को विस्तृत करना क्यों आवश्यक है। दोस्तों, इनको विस्तृत करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेना तो आसान होता है, लेकिन अनौपचारिक स्रोतों के तहत कर्जदारों का शोषण बहुत ज्यादा अधिक होता है, जो कि एक समाज के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। इसी के लिए भारत में औपचारिक ऋण क्षेत्र को विस्तृत करना चाहिए। दोस्तों, ब्याज की दरें अनिश्चित व उच्च होती है अनौपचारिक क्षेत्रों के तहत। इसीलिए गरीब लोगों को या ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को एक स्थिर और निश्चित व कम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराना चाहिए, जिससे कि उनका आर्थिक विकास हो सके और साथ ही साथ देश का भी विकास हो सके। दोस्तों, जो गरीब अशिक्षित लोग हैं, उन्हें आसानी से ऋण जाल में फंसा लिया जाता है। उन्हें इस ऋण जाल से बचाने के लिए भारत में औपचारिक ऋण क्षेत्र को विस्तृत करने की आवश्यकता है।
दोस्तों, इसी के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकारों पर निर्भरता कम करने के लिए भी भारत में औपचारिक ऋण क्षेत्र को विस्तृत करने की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ छोटे कर्जदारों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए भी भारत में औपचारिक ऋण क्षेत्र को विस्तृत करने की आवश्यकता है। दोस्तों, ये सभी मूल बिंदु हैं जिसके कारण भारत में औपचारिक ऋण क्षेत्र को जरूर विस्तृत करना चाहिए और इसको विस्तृत करने के लिए भारत की सरकार बहुत से कदम उठा रही है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इस वीडियो लेक्चर को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए अपनी एनसीईआरटी की बुक से इस पाठ को जरूर पढ़ें और घर जाकर अधिक से अधिक इस पाठ के प्रश्नों का अभ्यास करें। दोस्तों, अब मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। अब मेरी आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो लेक्चर में और अगले वीडियो लेक्चर तक के लिए बाय बाय।